वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप देखा था और उसके बाद हम लोगों ने एक्टिविटी या एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है उसको कवर किया था। आज हम अपने लेक्चर के अंदर नस्ट इक्वेशन को कवर करेंगे। एक्चुअली नस्ट इक्वेशन बताता है कि हमें ईएमएफ ऑफ ए सेल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर वहाँ पे वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं होता है तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। Nernst equation for EMF of cell, या हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन EMF of cell with activity oblique concentration of reactant and products, of reactants and products। देखो बच्चे, जो ये नस्ट इक्वेशन हमारे पास अब कह रहे कि ये हमें क्या बताता है, ईएमएफ ऑफ सेल बताएगा हमारे पास। अगर जैसे हमारे अपने एक सेल बनाया उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है जो हमारे सॉल्यूशंस की, तो वो 1 मोलर ना होके अगर अलग ले ली तो हम ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर ए सेल रिएक्शन इन ए रिवर्सिबल सेल। कह रहे कि हम एक सेल रिएक्शन मान लेते हैं लाइक ए प्लस बी इट विल गिव सी प्लस डी। ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। देन हम बोल सकते हैं देन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन, ऐसा आर टी एल एन। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम करते हैं तो हमने एक वर्ड लिखा हुआ है एक्टिविटी या कंसंट्रेशन। अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो कंसंट्रेशन और एक्टिविटी एक ही चीज होती है। अदरवाइज हम एक्टिविटी का मतलब था इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो यहाँ पर अब हम कंसंट्रेशन की जगह एक्टिविटी टर्म यूज करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ एक्टिविटी ऑफ सी ये, और इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर सी, ऐसा। अरे ये जितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए ऊपर, और ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा, डी एक्टिविटी ऑफ डी की पावर डी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ ए की पावर ए, एक्टिविटी ऑफ बी की पावर बी। यहां पे क्या है, डेल्टा जी नोट इज द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, इट इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड स्टेट। यानी कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमारी स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं उस टाइम हम इसको बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड स्टेट। इट इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड स्टेट। अब लिख देंगे नाउ वी नो क्या, कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, कि हमारा ये एन एफ ई हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी बोला था, ये इसके इक्वल होता है। तो अब डेल्टा जी नोट किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नोट। अगर हमारा सेल के अंदर जो स्टैंडर्ड स्टेट में हुआ तो वहां पे जो हमें ईएमएफ जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज मिलेगा वो कैसा होगा, स्टैंडर्ड स्टेट में। यानी कि वो 1 मोलर वाली कंडीशन होगी कि सब कुछ हमारा स्टैंडर्ड स्टेट है। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या बोला था कि हमारे कंसंट्रेशन 1 मोलर थी और हमारा प्रेशर कितना था, 1 एटमॉस्फेयर। तो हम उसको उस टाइम पे जो पोटेंशियल मिलता है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते। तो यानी कि उस टाइम पे अगर हमारा सब कुछ 1 मोलर है तो उस टाइम पे जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज आ रहा है हमारे पास उसको क्या बोला है, स्टैंडर्ड। अगर पुटिंग द वैल्यू कर दे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बोल दें तो क्या पड़ेगा, तो वी नोट देख एन एफ ई माइनस इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी एल एन। अब एक्टिविटी ऐसा ए सी की पावर सी या ए डी की पावर डी इकट्ठा ही लिख सकते हैं एक टाइप से, डिवाइडेड बाई ए की पावर ए इंटू ए बी की पावर बी, कि बार बार हमें ज़्यादा ब्रैकेट ना लगाने पड़े। तो यहाँ से अब एन एफ से मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ और ई कॉमन ले दूँ, ये माइनस साइन तो क्या आएगा, ई इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एक्टिविटी सी की पावर सी, एक्टिविटी ऑफ डी की पावर डी डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ ए की पावर ए और एक्टिविटी ऑफ बी की पावर ये बी। ये इस तरीके से
या ऊपर अलग या नीचे वालों को अलग लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्या हो गया बच्चे, अगर हमारा टेम्परेचर कितना होता है 290, देखो अब ये इक्वेशन होगी हमारे पास इस तरीके से, ये क्या हो गया स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, दिस इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, कि अगर हमारा दोनों 1 मोलर होता उस टाइम पे, और ये क्या होता था ई नोट कैथोड माइनस एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, ये किसकी टर्म में था रिडक्शन पोटेंशियल, जो हमने हमारा जब एप्लीकेशन देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का तो उस टाइम पे ये निकाला था। तो अब हमें क्या करना पड़ता है कि अब हमारे पास 1 मोलर के अलावा अलग अलग कंसंट्रेशन थी, किसी दोनों जो हमारे हाफ सेल्स उसमें एक में भी चेंज हो सकती है दोनों में, तो उस टाइम पे जो ईएमएफ ऑफ सेल बनेगा वो क्या आएगा ई नोट, अगर दोनों स्टैंडर्ड में होते तो माइनस RT अपॉन F ln प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। तो ये हो गया हमारे पास, या इसी को लिख सकते हैं इफ, या इफ अब ऐसा लिख सकते हैं इफ सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशंस आर डाइल्यूट, इफ सॉल्यूशंस आर डाइल्यूट देन क्या लिख सकते हैं, देन एक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, देन एक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन। तो अब जो कंसंट्रेशन जो नॉर्मली हम लिखते थे ऐसा लिखते थे E इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस RT अपॉन NF ln, अब ऐसा A की पावर यानी कि C की पावर, इस तरीके से C की पावर कंसंट्रेशन हम C लिखत C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A, और यहाँ पर B की पावर B, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स में कुछ नहीं किया, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म है, जो कंसंट्रेशन है उतना, यहाँ पे उसकी एक्टिविटी लिखा है हम लोगों ने, वो लिखेगा हमारे पास ब्रैकेट में लिखा है कि कितना मोलर है, तो वैल्यू पुट अप करनी। तो ये इक्वेशन आ गई, एक तो हमारे पास ये लिखो या ये, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास की एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इस वे से लिखो या इस वे से कोई डिफरेंस नहीं। तो मान लेते हैं इसी को मैं लगा देता हूं इस तरीके से, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन, दिस इज नर्स्ट इक्वेशन। इसी का एक ऑप्शन और होता है कि अगर मैं इस ln को नेचुरल लॉग में कर दूं तो क्या लिख सकता हूं, E इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस RT अपॉन NF, अगर टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन है, और अगर मैं इस टेम्परेचर को 298 केल्विन पुटअप कर दूं तो यहाँ पे और क्या लिख दूं इसको 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू लॉग ऑफ, अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन A C की पावर C, A D की पावर D, A की पावर A B की पावर B। तो अब इन सभी की जब मैं वैल्यू पुट अप कर दूंगा n को, इसको उठा के, तो ये बन जाता है E इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या ये ऐसा A C की पावर C, A D की पावर D, A की पावर A या A B की पावर B। तो ये हमारे पास हो गई नर्स्ट इक्वेशन। तो अगर डायरेक्ट टेम्परेचर उसने दे दिया 298 केल्विन, तो आप डायरेक्ट वहां पर नीचे लिख सकते हैं 0.0591 और अपॉन में n, ये n के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा, ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। देखो अब इसको हमें अप्लाई करना, ये याद रखना, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। अगर उसने सेल का दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता है ये नर्स्ट इक्वेशन है। तो अब हमारे पास कैसे आएगा, अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल in case of Daniell cell, ये Daniell cell वो क्या होता है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, इट विल गिव ये Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये हो गया। तो ये Daniell cell की ओवरऑल सेल रिएक्शन है हमारे पास। तो अब हमें पता चल गया, तो हम ये बोल देंगे रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया बच्चे। तो अब हमें कंसंट्रेशन अगर वो लिखेगा यहाँ पर, तो हमें क्या लिखना है अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। अगर इसके लिए हमें निकालना है, इस सेल के लिए हमें ईएमएफ निकालना है, तो फॉर द इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा द ईएमएफ ऑफ सेल, देन ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू, देन यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन ई सेल कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास ई नोट माइनस 0. अगर बोल दिया कितने पे है एट टेम्परेचर है 298 केल्विन, तो हम क्या लिखेंगे 0.0591 डिवाइडेड बाई n। अब देखो n, यहां पर n कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, क्योंकि Zn कितने दे रहा है Zn2 पॉजिटिव तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 पॉजिटिव प्लस, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है कॉपर। तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, तो ये n को रिप्रेजेंट करता है कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वहां पर। ऐसा मत करना 2 ये 4 हो गए, अरे 2 ही है, वो जो इसने लॉस्ट किए इसने गेन किए थे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब क्या हो जाएगा लॉग ऑफ
कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे ऐसे Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू Cu की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जिंक की कंसंट्रेशन और यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ सॉलिड्स हम क्या लिखते हैं, दिस कंसंट्रेशन और एक्टिविटी इज इक्वल्स टू ए। तो हम यहाँ पे जो Zn की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, कंसंट्रेशन 1, Cu की कितनी लेंगे 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ किसकी कंसंट्रेशन आ गया हमारे पास, Zn2 पॉजिटिव। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको, या इसको साइड में करके लिख देते हैं। तो क्या आ गया था, तो यहां से जो कंसंट्रेशन जिंक की आई वो 1 और यहां से कॉपर की आई वो भी कितनी 1। तो यहां से क्या हो गया, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब हमें यहां पर वो इस सेल के लिए जिंक वाला रिडक्शन पोटेंशियल देगा और कॉपर वाला। अब हमने देखना था कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड है, तो ये एनोड और कैथोड, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का, वो वैल्यू यहां पे पुट अप करेंगे और यहां पे कंसंट्रेशन देगा, ये 1 मोलर लिखेगा यहाँ पे। अगर उसने लिख दिया 0.1 ऐसा 0.1 और 0.10 या 0.10 या 10 और 1, तो यहां से हमें पता चलेगा, इसने लिख दिया यहाँ पे 10 मोलर और यहाँ पे लिख दिया 1 मोलर, इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर सकता हूँ 10 मोलर और यहाँ पर कितना 1 मोलर, तो log 10 से क्या वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास ई सेल कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ से इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ 10। ये वैल्यू और दे दे तो पुट अप कर दे। मान लिया ई नोट सेल उसका जितना भी उसने दे दिया वो 1 है, ई नोट सेल कितना दे दिया, लेट ई नोट सेल इज इक्वल्स टू 1, कि उसने अपने आप ही कैलकुलेट करके दे दिया पहले। तो ये नहीं, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू पुट अप करने। तो आपने ये याद रखना कि यहाँ पर हमारे पास की जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, अगर सब कुछ हमारा स्टैंडर्ड स्टेट में रहता है वहां पर माइनस, अब ये RT अपॉन NF, अगर टेम्परेचर 298 के अलावा कुछ भी दे रखा है तो हमें ये इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी। अब फेराडे कितना होता है, F की वैल्यू होती है 96500, F इज इक्वल्स टू 96500 कूलम, ऐसा कूलम्स। और R की पता है हमें, T की टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, T किस में लेंगे, ऑलवेज केल्विन में लेंगे। R आ गया 8.314, हमारे पास N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। क्या तो हम डायरेक्ट ये याद लिखेंगे, या एक्टिविटी की जगह आप इसको कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन हमारे पास नट इक्वेशन, तो ये ग्रेन्यूल सेल के लिए किया। अब हम एग्जांपल कर लेते हैं वैल्यू के साथ कि अगर हमारे पास एक सेल दे दिया उसका ईएमएफ निकालना है तो हम इस इक्वेशन को अप्लाई करके कैसे निकालने वाले। देखो हमारे पास ये दो एग्जाम्पल लिख दिए हैं। तो एक ये क्या बोल रहा है, ए सेल इज मेड अप ऑफ फ्लोइंग टू हाफ सेल रिएक्शंस। एक सेल रिएक्शन Mg से Mg2 पॉजिटिव दे रहा है, इसकी दे दी उसने कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, और दूसरा लिख दिया इसका ई नोट दे दिया 2.3 वोल्ट। ऐसे ही इसने टिन दे दिया 2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव ऐसे। इसके आगे भी उसने ई नोट दे दिया। अब उसने बोला कैलकुलेट ई ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। अब उसने 298 पे बोल दिया, हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन उसने दे दी। तो देखो क्या था, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, हमें पता है वी नो, अगर इसका आंसर लिखते हैं हमारे पास तो हमें लिखता है वी नो क्या ईएमएफ ऑफ द सेल किसका होता है, ई नोट सेल माइनस, अब क्या हो गया, अगर ये ऐसा माइनस RT अपॉन NF ln कितना, अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब हमें सेल रिएक्शन पता होगी तभी तो मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिख सकता हूं कि प्रोडक्ट की साइड कौन सा है या रिएक्टेंट की साइड कौन सा है। अब देखो, और ये ई नोट क्या होता है, दिस इज ई नोट, दिस इज इक्वल्स टू हमारे पास ई नोट, अगर लिखेंगे तो दिस ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब इसको करने से पहले अब आपको ये देखना है कि इसमें एनोड कौन सा और कैथोड, उसने तो लिख ही दिया इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका रिडक्शन। अदरवाइज अगर ये ना लिखता ऊपर वाली लाइन कि उसने लिख दिया दो रिएक्शन है हमारे पास सेल की, अब आपको यहां पर ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। तो अब ये देखो बच्चे, देखो हम लोगों ने क्या किया, सब कुछ रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखा था, किसके बेस पे, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। तो यहां पर ये Mg से Mg2 पॉजिटिव बन रहा है, इसकी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये क्या दे दिया उसने, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ई नोट Mg2 पॉजिटिव डैश Mg, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, -2.3 वोल्ट।
क्योंकि ऑक्सीडेशन की टर्म में मेरे को नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रिडक्शन की टर्म में ये। और दूसरी रिएक्शन उसने रिडक्शन की टर्म में लिखी है, तो इसका मतलब दूसरा दे रखा है उसने ई नोट, ये क्या दे रखा है SN2 पॉजिटिव ऑब्लिक SN कितना है -0.1 वोल्ट। अब हमें पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में हमने लिख दिया, और नेगेटिव वैल्यू हमें पता है हाइड्रोजन से ऊपर आती है, तो जो जितनी ऊपर होगी उतनी ज्यादा नेगेटिव, और ऊपर वाली ज्यादा नेगेटिव वाले का ऑलवेज एनोड की तरह काम होता है। इसका मतलब इसमें ये हमारा किसका काम कर रहा है, एनोड का, और ये हमारा किसका काम करेगा, कैथोड का। ऐसी रिएक्शन लिखने से ही मत समझ जाना कि वो बिल्कुल ठीक है या गलत है, कि हम बता नहीं सकते थे ये, अगर वो इसको लिख देता ऑक्सीडेशन करके भाई SN का और इसका अपोजिट, तो हम गलत कर सकते थे। तो आपको दोनों को रिडक्शन देख के देखना है कि किसका एक्चुअल में ऑक्सीडेशन हो रहा और किसका रिडक्शन हो रहा, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब हमें वैल्यू मिल गई यहां से एनोड और कैथोड, तो मेरे को पता है नाउ ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, क्योंकि अब रिडक्शन पोटेंशियल हम निकाल सकते थे। तो कैथोड का कितना है मेरे पास, एनोड कैथोड माइनस एनोड, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया -0.1 माइनस 2.3, दिस इक्वल्स टू -0.1 प्लस 2.3, दिस इज इक्वल्स टू 2.2 वोल्ट। तो ई नोट सेल कितना आ गया हमारे पास, इतना। अब हमें क्या निकालना था, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। नाउ सेल रिएक्शन विल बी, नाउ सेल रिएक्शन विल बी, आप ये पहले लिख सकते हो, इसको बाद में निकाल सकते हो। क्या, इसका एनोड है, ये कैथोड है, तो एनोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड का ऑक्सीडेशन तो क्या, Mg से Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड का क्या होगा, SN2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव SN। दोनों को मैं ऐड कर रहा था, तो हमारे पास सेल रिएक्शन आ गई Mg प्लस SN2 पॉजिटिव, इट विल गिव Mg2 पॉजिटिव प्लस SN। तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि मेरे पास प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट ये हो गया। ये आप तभी लिख सकते थे जब आपको पता होता कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, या कौन एनोड और कौन सा कैथोड है। इस रिएक्शन को देखकर ही अपने आप एनोड या कैथोड मत बना देना, वो ठीक भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है बच्चे। तो आपको पहले दोनों को रिडक्शन की टर्म में लिखना था। अब आपको पता है क्या क्या लिख सकते हो आप, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल, क्या वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल्स टू 2.2 माइनस, अब देखो क्या था, RT अपॉन NF, कितने टेम्परेचर पे, 298 केल्विन के ऊपर लिख किया 298। तो मैं इस सारी की जगह तो मेरे पास क्या सकता था, मैं फॉर्मूला लगा सकता, क्योंकि एक तो ये फॉर्मूला था, या दूसरा मैं इसी को अगर वो 298 लिखता तो मैं क्या लिख सकता, E इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई N log ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ऐसा लिखते थे। तो अब ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्योंकि ओवरऑल आ गया, वैल्यू पुट अप करोगे तो इस 0.0591 ही देगा। तो यहां से हमारे पास अब क्या आ गया, ई नोट सेल माइनस 0.0591, और N की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज 2। अब क्या हो जाएगा, log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, log ऑफ प्रोडक्ट, क्या कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, Mg की 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन Sn की डिवाइडेड बाई SN2 पॉजिटिव की और Mg की कंसंट्रेशन। अब हमें पता है कि Sn और Mg ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि सॉलिड के लिए 1 लेते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2.2 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ क्या, Mg की कितनी दे रखी है, Mg का 0.01 डिवाइडेड बाय SN2 पॉजिटिव का कितना दिया, 0.1। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2.2 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ ये 1/100, ये 10, तो ये क्या हो गया 1/10। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, तो 2.2 प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ 10 लिख सकता हूं। और log ऑफ 10 कितना होता है, 1 होता है। तो ओवरऑल अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.2 प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। भाई इसको ऐड कर दें डिवाइड करके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, और इसको जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ये लाइक 0.029 इस तरीके से। 2.2 में अगर ये 0.02 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.22 वोल्ट।
ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चे। ऐसे ही हमारे पास देखो एक न्यूमेरिकल और है या इस तरीके से, तो आपके लिए इस नर्स्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा पेपर के अंदर। तो अब 30 डिग्री सेल्सियस उसने बोल दिया, एक्टिविटी दे दी जिंक आयंस की इतनी, एक्टिविटी ऑफ एजी आयंस की दे दी 10। अब उसने दो रिडक्शन पोटेंशियल, उसने सेल रिएक्शन भी नहीं बताई है, उसने दोनों देखो रिडक्शन पोटेंशियल ही दे दिया। एक रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब इसका मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल हमारा क्या होता है, नेगेटिव वाला ऊपर आता था, पॉजिटिव वाला नीचे। तो नेगेटिव वाला क्या होता था, एनोड की तरह काम करता है, और ये वाला कैसा काम करता है, कैथोड की तरह काम करता है। तो अब हमें पता चल गया क्या हो गया, एनोड और कैथोड क्या हो गया। तो अब हम रिएक्शन भी लिख सकते हैं, देयरफॉर सेल रिएक्शन विल बी, हम डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि हमें पता चल गया। तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे आंसर के अंदर, डायरेक्ट सेल रिएक्शन सबसे पहले लिखते हैं। सेल रिएक्शन विल बी क्या, एनोड वाले क्या होता है, Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और अब Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन लेके Ag। अब बैलेंस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब ओवरऑल करेंगे तो सेल रिएक्शन क्या होगी, Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव, इट विल गिव 2Ag प्लस Zn2 पॉजिटिव। ये सेल रिएक्शन होगी। तो ये हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी हमें पता चल गया। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ई नोट सेल निकालना, वी नोट अब लिखेंगे ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस, अरे ये ई नोट एनोड। तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस, कैथोड वाला क्या था, ये था कैथोड। तो कैथोड कितना 0.79 माइनस एनोड की वैल्यू है माइनस है, तो माइनस माइनस 0.76, तो ये कितना हो गया 0.79 प्लस 0.76, ये 9 और 6 5, 14 और 15 1.55 वोल्ट। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी नोट ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल, अब कितना था माइनस RT अपॉन NF LN। अब हम क्या लिखेंगे ऐसा, Ag की कंसंट्रेशन थी यहाँ पे, ये Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन या एक्टिविटी, ये 2Ag था तो Ag का 2 आएगा, यहाँ पे Ag पॉजिटिव का ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से Zn आ जाएगा। लेकिन Zn दिस इज इक्वल्स टू 1 और ये Ag भी सॉलिड है तो ये भी 1, तो हमारे पास क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल, कितना वैल्यू है डायरेक्ट पुट अप कर सकते हैं 1.55 माइनस R कितना है 8.314, T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, तो हम केल्विन में करेंगे तो इसमें 273 यानी कि 30 प्लस 273 ऐड कर दे तभी तो केल्विन में आता है, इनटू अब क्या ln को लॉग में करूंगा तो 2.303, यहां पर क्या आ जाएगा लॉग डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 296,500 और लॉग ऑफ यहां पर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई नीचे किसकी कंसंट्रेशन है Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। अब इसमें देखो यहां से क्या हो गया, ई सेल इज इक्वल्स टू 1.55 माइनस, अब ये सब कुछ हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 8.314 इंटू 30 और 273 में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 300 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 लॉग ऑफ, अब Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी थी 0.5, दिस इज 0.5 डिवाइडेड बाई Ag पॉजिटिव का कितना है 10, तो ये 10 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब यहां से इसको करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0.5 है तो 0.5 हटाएंगे तो 5, नीचे क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर तो 100 था, 1 पॉइंट आए थे तो 1000, तो अब इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ तो यहां से क्या लिख सकता हूं दिस इज इक्वल्स टू सेम 1.55 माइनस ये सबको सेम ही है 8.314 इंटू 300 इंटू 2.303 2 इंटू 96500 और ये क्या हो गया इधर लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻³ और यहाँ से ई सेल। अगर इसको हम सोल्व कर देते हैं या वैल्यू पुट अब हमें पता है लॉग मल्टीप्लाई है तो log 5 प्लस log इंटू 10⁻³ -3 आगे आ जाएगा तो -3 log 10 1 तो -3 log 5 की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, उसको डिवाइड करते तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है ओवरऑल 0.069 तो ये आएगा तो 0.069 जब सब कुछ ये सोल्व कर देते हैं हमारे पास तो ये आ जाता है तो 1.55 2 पॉइंट तक ले जाऊंगा तो 0.06 तो यहाँ से क्या आ जाएगा जब माइनस करेंगे तो यहाँ से 5
4 में से 0 गया यहाँ से 4, 1.45। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जैसे नर्स्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो अभी तक हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन लेके एक सेल का ईएमएफ निकाला था। अगर मैं केवल एक हाफ सेल ही ले लूं तो वो अब सेल के ऊपर क्या होगा, कुछ पोटेंशियल होगा हाफ सेल पर, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं किसके, नर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेके। लेकिन यहां पर उस सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है आयंस की या सॉल्यूशन की वो 1 मोलर नहीं। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान देनी है, क्योंकि ये ऐसे नहीं आएगा पेपर में आगे, तो आपको लिखना है देखो फॉर कैलकुलेशन ऑफ या फॉर डिटर्मिनेशन लिख सकते हैं, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द रिएक्शन विल बी रिटर्न, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख सकता हूं, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन will be written in reduced state। क्योंकि हमारे पास दो चीजें हो सकती थी क्या, या इन रिड्यूस्ड स्टेट की जगह मैं बोल सकता हूं मस्ट बी रिटर्न एज रिड्यूस्ड रिएक्शन, क्योंकि हम उस सेल जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है या रिडक्शन भी। तो कह रहा है कि हमें उसके लिए क्या करना है, रिडक्शन की फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि जितने भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उनको अब हमने सभी जगह उसको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही यूज किया था। तो सबसे पहले देखो एक सेल ऐसा हम बोल सकते हैं मेटनाइल इलेक्ट्रोड था, तो करेंगे लेट जिंक इलेक्ट्रोड is in contact या is in equilibrium with जिंक आयंस। तो अब यहां पे क्या होगा, अब हमें लिखना है कि यहां पे जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखनी है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन तो किसकी फॉर्म में, हमें पता है जिंक का ऑक्सीडेशन होना फेवर करता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, किसकी फॉर्म में लिखना है, रिडक्शन की फॉर्म में। तो क्या लिखूंगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Zn। तो अब क्या होगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट। अब ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, ये Zn2 पॉजिटिव कोमा Zn का। अब क्या था, अब वहां पे प्लस या क्या लिखते थे, प्लस लिखते थे या माइनस लिखते थे, हम माइनस लिखते थे, माइनस RT अपॉन NF log ऑफ Ln माइनस RT अपॉन NF Ln किसकी, जिंक की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इफ टेम्परेचर इज 298 केल्विन तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट किसका, Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn की रिडक्शन पोटेंशियल इसका माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई, अब कितना है इसमें 2, अब ये log ऑफ 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास इसका आ जाएगा कि जो हमारा स्टैंडर्ड, ये वैल्यू तो हमें गिवन होगी, ये याद नहीं रखनी है। तो जो कंसंट्रेशन यहाँ पर आएगी आयंस की जो भी दे रखी है, उससे हमारे पास उस सेल का ईएमएफ निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास दूसरा अगर हमने बोला था लाइक अमलगम इलेक्ट्रोड बोला था, तो कुछ डिफरेंस थोड़ा हुआ था, वहां पे ZnHg लिखा था, केवल ZnHg लिखा था, बाकी तो कुछ नहीं। अगर इसी को मैं अमलगम इलेक्ट्रोड बना देता तो अमलगम इलेक्ट्रोड के लिए कोई डिफरेंस ही नहीं आया। तो यहाँ पर इसी को देखो अमलगम इलेक्ट्रोड कर देते हैं, सेकेंड पॉइंट अगर कर दे तो ये क्या हो गया था, अमलगम इलेक्ट्रोड के लिए अब हमने क्या बोला, ZnHg ऐसा, अमलगम ZnHg ऐसा, ये क्योंकि जिंक अमलगम के साथ होगा तो ऐसा, तो इस रिएक्शन को Zn में लिखता हूं ब्रैकेट में Hg बस। तो यहां पे जो ब्रैकेट में आता है ZnHg क्या वैल्यू आती ब्रैकेट में सेम, और कोई भी चेंज नहीं आना था। हमने रिडक्स ऑक्सीडेशन की फॉर्म में नहीं, क्योंकि जब भी हमने जिंक को दिखाया ऑक्सीडेशन दिखाया था, लेकिन अब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूं, तो एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल है, तो ये दूसरा अमलगम इलेक्ट्रोड है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, जैसे गैस इलेक्ट्रोड, तो गैस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे लेट
H2 is in, let's hydrogen gas is in equilibrium with H positive ions at 298 केल्विन। लिख दिया, टेम्परेचर हम लोगों ने फिक्स कर दिया। तो क्या हो गया इससे, अब सेल रिएक्शन क्या लिखेंगे, रिएक्शन विल बी क्या, अब हम ऑक्सीडेशन की फॉर्म में नहीं, रिडक्शन की फॉर्म में, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इट विल गिव हाफ H2। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हम बच्चे ऐसे ही लिखेंगे यहां पर। तो अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू क्या, ई नोट सेल माइनस क्या, वही, क्योंकि अगर मैं लिखूं यहां पर टेम्परेचर 298 केल्विन हमने लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या लिखें 0.0591 डिवाइडेड बाई n log ऑफ, अब क्या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हम एक्टिविटी लिखें, लाइक एक्टिविटी ऑफ H2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई H पॉजिटिव, एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, यहां पर ऐसा। अब हम लिखें एक्टिविटी यहां पे क्या है, जनरली हम बोलते हैं हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है, प्रेशर कितना लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर, तो अगर मैं यहां पे 1 लिखूं तो इसकी पावर 1/2 तो 1 ही आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा। और सेकंड ये ई नोट H पॉजिटिव कोमा H2, H पॉजिटिव कोमा H2 ये कितना होता है 0, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0, रिडक्शन भी 0, तो ये ई नोट सेल कितना हो जाएगा V नो 0, तो यहां से ई सेल कितना हो जाएगा इस गैस इलेक्ट्रोड के लिए, ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू भी कितनी है हेयर, n इज इक्वल्स टू 1, एक 1 लूंगा तो यहां से क्या 0.0591 log ऑफ, अपॉन में क्या हो गया बच्चे यहाँ पे 1 अपॉन एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आइंस आ गई, यहां पर एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आइन, तो मैं H आइन की कंसंट्रेशन ही लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस इस तरीके से, या एक्टिविटी लिख सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आइंस। तो अब यहां से क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या आएगा 0.0591 log ऑफ क्या H आइन की कंसंट्रेशन। तो हमारे पास इसके अंदर जो ई नोट तो 0 होता है, तो यहां पर हमारे पास डायरेक्ट एक्टिविटी ऑफ AH लिखो, या इसी को ऐसा लिख सकते थे, ई सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 log ऑफ AH कंसंट्रेशन की एक्टिविटी। कुछ नहीं किया बच्चे हम लोगों ने, जब हमने सेल का जब हम हमारा EMF निकाल सकते हैं, तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी कि हम रिडक्शन इस इलेक्ट्रोड किसी भी एक हाफ सेल का हम क्या निकाल सकते हैं, वहाँ पे EMF निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि वो जो सेल रिएक्शन है हम लोगों ने सारी की सारी रिडक्शन की फॉर्म में लिखनी है, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन की फॉर्म में नहीं लिखनी है। तो इसका एक जनरल एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी, तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट प्लस एन इलेक्ट्रॉन इट विल गिव रिड्यूस स्टेट। तो अब हम लिखते हैं, तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट क्या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, उसका इलेक्ट्रोड, जो भी हमारा एक इलेक्ट्रोड है यहाँ पर माइनस 0.0 या माइनस RT अपॉन NF LN क्या रिड्यूस्ड स्टेट डिवाइडेड बाय ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। इसमें यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हो गया ऑफ इलेक्ट्रोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास तीसरा, अगर मैं एक रिडॉक्स रिएक्शन के लिए निकाल दूँ ऐसा, थर्ड जो इलेक्ट्रोड मेरे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन लिख लूँ, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए अगर मैं कर लूँ कैसे, कि मान लिया कि मेरे पास Fe3 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन लेके वो Fe2 पॉजिटिव में चला गया, इस एक हाफ, ये एक इलेक्ट्रोड है, इसके लिए हमें EMF निकालना, तो मैं डायरेक्ट ही निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो क्या ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट क्या Fe3 पॉजिटिव से क्या Fe2 पॉजिटिव माइनस 0.0591, अगर ये टेम्परेचर लिख दिया 298 केल्विन, तो अपॉन 591 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक n है तो हेयर n इज 1, तो 1 log ऑफ क्या प्रोडक्ट ऑफ Fe की 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो ये तो क्या हो गया, अरे रिड्यूस स्टेट हो चुकी ना, ये कैसी ऑक्सीडाइज, अरे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कमी थी यहाँ पे कम, तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये था हमारे पास फाइनली नस्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल, या इसी को हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले हम लोग लिखा था ऑन द ईएमएफ ऑफ सेल, अब सेल नहीं बनाया, केवल एक ही है, तो उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस वहां पर हम लोगों को यहाँ पर सेल का ईएमएफ निकालते थे, कैथोड माइनस एनोड, यहाँ पर हम केवल उस इलेक्ट्रोड का ही निकालेंगे, केवल रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पर हम आप ऑलवेज रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर ऑलवेज वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यहाँ पर इस तरीके से, तो ये तो 1 ही रहेगा हमारे पास। ये था मेटल है और मेटल अमलगम है, तो वहाँ पे Zn के साथ ब्रैकेट में Hg लगा देंगे, अदरवाइज वो नॉर्मल मेटल लिखा जाता है। ये गैस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में था। अगर आप 2H करके दिखाते 2H तो N की वैल्यू 2 आ जाती, यहाँ पे फिर हम आगे उसी के रिस्पेक्ट में इसको सोल्व कर लेते।